गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 10 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया जो यूपीएससी एस्पिरेंट और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें पीटी फैक्ट की महत्ता होती है उससे रिलेटेड टॉपिक को भी हम लोग देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो पीटी फैक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उत्तर भी देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ 2-3 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब भी लगातार सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले लगातार आ रहे हैं उस पर आपका एक स्टडी मटेरियल तैयार होना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। रीज़न इसके पीछे यह है कि जो यूपीएससी का और स्टेट पीसीएस, बहुत से स्टेट पीसीएस ने क्या किया है, अपने आंसर क्वेश्चन के और आंसर के पैटर्न में है ना, जो आंसर उसका मॉडल आंसर होता है उसके पैटर्न में बदलाव कर रहा है धीरे धीरे, और कोटेशन वाइज प्रश्नों को पूछने का ट्रेंड बढ़ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इन सब चीज़ों को कवर कीजिएगा तो ज़्यादा हितकर आपके लिए लाभ वो होगा। तो चलिए ध्यान में रखते हुए उसी को हम देखते हैं कि कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां न करें, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया है। और यह जो टॉपिक है आप लोग को मैंने लास्ट एनालिसिस में भी यह बातें बताया था कि यह न्यायिक निर्णय के टॉपिक में कवर होता है यूपीएससी के जीएस पेपर 2। तो स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट भी अपने जीएस के पेपर से इस टॉपिक को टैली कर लेंगे। मैंने कल ही स्पष्ट किया था कि मजहबी जो आरक्षण है वो किस प्रकार से संवैधानिक रूप से, या तो जो संविधान सभा में जो बातें की गई थी उसके बाद लोगों का विचार जो था उस समय के तत्कालिक के जो संविधान सभा में शामिल लोग थे उनके जो विचार थे उसको लेख में मैंने स्पष्ट किया था, उसको बैकग्राउंड में रखिएगा। उसके बाद चीज़ों को स्पष्ट करते हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो कर्नाटक मामलों में मुस्लिमों को जो 4% का आरक्षण दिया गया है, तो आरक्षण खत्म करने राजनीतिक बयानों से नाराजगी व्यक्त की है। क्योंकि मामला देखिए न्यायालय में है ना, तो न्यायालय में जो मामला होता है तब व्यक्ति विशेष को, समूह विशेष को और राजनीतिक पार्टियों को उसके संदर्भ में बातें करने से बचनी चाहिए। ये तो काफ़ी सही बात है। पर यहाँ मामला समझने के प्रयास कीजिएगा कि जब मामला अदालत में विचाराधीन है तो कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर अदालत के आदेश को, तो इस मुद्दे में कोई राजनीतिक बयानबाजियां नहीं होनी चाहिए, यह उचित नहीं है। यह पवित्रता के बारे में रखने की जरूरत है, अर्थात जो व्यवस्था बनाई गई है ना उस पर है थोड़ा सा बिलीव करने की बात है, उसकी पवित्रता अक्षुण्णता बनाए रखने की बात की जा रही है यहाँ पर राजनीतिक राजनीतिक लाभ आप लोगों को मैंने कभी क्लास में बताया था, यूपीएससी सीएससी बैच की जो क्लासेस थी वहां पर मैंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया था, राजनीतिक लाभ संवैधानिक अधिकारों से कहीं अधिक प्रचलित है। मैंने आप लोग को ये शब्द टर्मिनोलॉजी यूज किया था। तो देखिए ध्यान रखिएगा, यह केवल भाजपा की बात नहीं चल रही है ना, कांग्रेस की बात चल रही है। हमारे भारत में जितने राजनीतिक पार्टियां हैं मुख्य रूप से मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त या पंजीकृत या दबाव समूह या किसी प्रकार का ऐसा राजनीतिक संगठन या सामूहिक संगठन, वो क्या करता है कि उस तत्कालिक जो समस्या है उससे से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। यह समान धारणा है, या हम इस संदर्भ में समझ सकते हैं व्यक्ति विशेष की भी बात करें तो अगर 4 व्यक्ति है, ए बी सी डी 4 व्यक्ति है और कोई तत्कालिक कोई मुद्दा उठता है जिससे चारों व्यक्ति संबंधित हैं, तो क्या करेगा, चारों व्यक्ति में यह होड़ लग जाएगा कि सबसे अधिक लाभ किसको इससे प्राप्त हो। तो यही आपको विचारधारा राजनीतिक पार्टियों में किसी मुद्दे विशेष को होता है। और रही बात अदालत की पवित्रता की बात, तो सब जब ये अदालत में मामला होगा, प्रश्न चिन्ह किया जाएगा तो सभी पार्टियां यह बोलेगा कि हम पवित्रता को बनाए रख रहे थे, बयानबाजियां करेंगी फिर और लिपापोती बातें होंगी। तो ध्यान यह रखना है कि प्रभावित किससे होता है। आपसे कभी प्रश्न पूछ दे इंटरव्यू में ऐसा क्या कारण है कि जो बातें आपको अदालत में विचाराधीन है
उस पर लोग बोलने से बचते नहीं है, बल्कि अपनी राजनीतिक लाभ के लिए चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। तो आपको यही टर्मिनोलॉजी समझाना है, यही जो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया उसे आप लोगों को समझाने का प्रयास करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए इरफान खान जो पाकिस्तान के पूर्व तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जो इरफान खान हैं, उन पर गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। तो इसी के संदर्भ में वहां पर विरोध प्रदर्शन हुए रावलपिंडी में। हालांकि उन देश से हमारा लेना देना नहीं होता है, फिर भी पड़ोसी देश है, तो उसकी क्या करना है कि आपके पड़ोसी देश का क्या हलचल है, उसकी राजनीतिक उठापटक के संदर्भ में कुछ बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। यह इंटरव्यू में आपको काम देगा, अन्यथा और कहीं पीटी में न काम देने वाला है, न मेंस में काम देने वाला है। यह केवल इंटरव्यू में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा क्या कारण है जो किसी प्रधानमंत्री को गिरफ्तारी की जा रही है, तो उसके संदर्भ को जरूर समझ लीजिएगा कि यहाँ पर किस मामले में हुई है गिरफ्तारी। तो राष्ट्रीय जवाबदेही जो ब्यूरो है, NAB जो अधिकारी वहाँ पर है, कहा कि इमरान के अल कादरी ट्रस्ट के मामले में गिरफ्तार किया गया और बतौर प्रधानमंत्री गैरकानूनी तरीके से विश्वविद्यालय को करोड़ों रुपए की जमीनी मुहैया कराए थे, ऐसा आरोप लगाया गया है। और पाक के जो अमीर लोगों के गिने चुने जाने वाले मलिक रियाज पर आरोप लगाया है कि इमरान और उनकी पत्नी की उनकी गिरफ्तारी धमकी देकर अरबों रुपये की जमीन अपने नाम किया, ये भी बातें आई है। इसके बाद रियाज और उनकी बेटी की ऑडियो सामने आया। इसके बाद इरमान की पत्नी बुशरा बीबी द्वारा 5 कैरेट हीरे की अंगूठी की मांग सामने आई थी। ये सब मामले हैं। तो आपको क्या करना है कि किस मामले में इनकी गिरफ्तारी हो रही है, कम से कम वो आरोप आपको पता होना चाहिए, ताकि आप बता सके इंटरव्यू बोर्ड में कि क्या मामला है। बाकी चीज़ें तो आप क्या सही है क्या गलत है वो तो आपको हालात के अनुसार बताना ही होगा, पर मामला क्या है ये जरूर जानना है इंटरव्यू के व्यू से। बाकी चीजें चलने दीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए पीटी फैक्ट के तौर पर आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, पंजाब राइट टू वॉक पर आदेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो पीटी फैक्ट आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और यही करंट अफेयर्स में प्रश्न होते हैं। और जो स्टूडेंट इधर उधर भागा करते हैं कि मेरा करंट कैसे होगा, तो इसके लिए आप दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस इनफ है। और स्टेट बाय रीजनल के लिए आप लोग क्लासेस चलाई जाती है UPIS में। आपको जल्द सब चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। 14 मई के बाद आपको सब चीज़ें प्राप्त होने लगेंगी। तो क्या करना आप लोगों को पीटी फैक्ट के तौर पर इसे पंजाब को राइट टू वॉक वाली कॉन्सेप्ट को जानना है, जहाँ पर लोगों के लिए फुटपाथ और साइकिल ट्रैक अनिवार्य कर दिया जाएगा सड़क निर्माण के साथ ही। तो इसको ध्यान रखना है। तो चलिए एक पीटी फैक्ट प्रश्न बताइएगा। पीटी फैक्ट, साइकिलिंग के लिए सबसे बड़ा ट्रैक विश्व में कौन सा है? विश्व में कौन सा है, भारत में कौन सा है? साइकिलिंग ट्रैक जहां पर आम जन लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। दिल्ली दंगों में 9 लोगों को 7-7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। देखिए केस स्टडी के तौर पर आप इसे जरूर याद रखिएगा, काम देगा आप लोग को। किस तरीके से काम देगा ध्यान रखिएगा। मामला से ज़्यादा बेहतर, मामला से अधिक क्या है, इसकी व्याख्या किस संदर्भ में की गई, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए हमारे लिए हो जाता है कि कौन व्यक्ति विशेष क्या कर रहा है। ये ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट तो है ही ये किस व्यक्ति विशेष के द्वारा किया गया, पर इसके फैसले में जो बातें की गई है ना वो इम्पोर्टेंट है। वही आपके युक्ति युक्त प्रतिबंध मैंने आप लोगों को कवर कराया था, याद होगा। बार बार मैं बात करता हूँ, राज्य के द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है आपके मौलिक अधिकारों पर या आपके किसी भी विधिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो सबसे पहले आपको पीटी फैक्ट के तौर पर आपको कमेंट सेक्शन में ये बता देना है कि राज्य द्वारा युक्ति युक्त प्रतिबंध कौन कौन से किस आधार पर लगाए जा सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। आगे देखिए मामला था हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। दिल्ली में दंगे हुए थे और हिंदुओं के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा और उद्देश्य में गैर कानूनी समूह बनाया गया। देखिए एक संगठन निर्मित किया गया जो अनलीगल था और ऐसा करके हिंदुओं के समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना पैदा करना था, या इस प्रकार की मंशा थी इस व्यक्ति विशेष के द्वारा। इनकी हरकतों में राष्ट्र की सामाजिक ताने बाने, अर्थव्यवस्था स्थिरता को एक गहरी
घाव छोड़ा, ये सी बात की गई। अब ध्यान रखना है कि न्यायालय के द्वारा क्या बातें स्पष्ट की कि संविधान की प्रस्तावना को संदर्भित करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा कि हमारा राष्ट्रपंथ निरपेक्ष है, अर्थात सभी पंथों का समान अधिकार प्राप्त है कि राज्य किसी के साथ विरोधाभास नहीं रखती है, ऐसी बात धारणा हमारे प्रस्तावना में है, बातें की गई है। देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भाईचारा, ध्यान रखिएगा भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण है, और भाईचारे की भावना चुनौती देना हमारी अखंडता के लिए चुनौती है, ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का चुनौती देना तो हमारी अखंडता के संदर्भ में प्रश्नगत होता है। तो सांप्रदायिक दंगा हमारे देश के नागरिकों भाईचारे की भावना के लिए क्या है, एक खतरा है, ये सब बातें की गई है। और दंगा सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में सबसे हिंसक रूप माना जाता है, पूरे समाज को प्रभावित करता है। इसके लिए न केवल जीवन संपत्ति हानि पहुंचती है और बहुत सी चीजें अव्यवस्थित होती, विश्वास की कमी हो जाती है, एक पंथ के दूसरे पंथ के प्रति, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के प्रति, एक समाज के से दूसरे समाज के प्रति। तो कहीं ना कहीं क्या विश्वास अविश्वास कायम होता, और क्या होता, खाई है ना, खाई बढ़ती है, और इसी का लाभ बहुत से लोग हैं ना, अवसरवादी जो लोग होते हैं उसका लाभ उठाते हैं। देखिए ऐतिहासिक तौर पर हम किस पंथ को मान रहे हैं, किस विचारधारा को मान रहे हैं, यह इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, धर्म विशेष से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, समाज को बेहतर बनाने के लिए व्यक्ति विशेष, समाज विशेष, वर्ग विशेष और धर्म विशेष, पंथ विशेष लोगों की क्या है, दायित्व क्या है। क्योंकि देखिए धर्म, पंथ या कोई भी विचारधारा तभी तक जीवित है जब हम एक समाज को जीवंत बनाए हुए हैं, और जीवंत बनाए रखने के लिए क्या है कि हम इन सब चीज़ों से दूर रहें, इन सब चीज़ों से बचे रहें, और एक सामरिक समरता को बढ़ावा रखें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, और उसके लिए अखंडता शब्द बहुत जरूरी है। सब ध्यान रखिएगा, किसी भी समाज को बचाने के लिए, वर्ग को बचाने के लिए अखंडता इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए हमारे संविधान में भी अखंडता शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जीवंत समाज को जीवंत रखने के लिए अखंडता जैसे शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इस टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास कीजिएगा, और कहीं भी केस स्टडी के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, दंगे के संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में, मेंस में, कहीं भी प्रश्न पूछा जाए, इसके केस स्टडी, दिल्ली दंगे के जो आदेश में जो बातें की गई है ना, उसको केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं आप लोग। तो ध्यान रखिएगा, यह कहीं ना कहीं आपके लिए एक मानक तय कर रहा है आज कि इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे होते हैं। किसी प्रकार देखिए सांप्रदायिक दंगा केवल मुस्लिमों के द्वारा ही नहीं किया जाता, हिंदुओं के द्वारा भी कुछ वर्ग विशेष में ऐसे लोग होते हैं, भीड़ में जो लोग शामिल होते हैं उस पर दंगा विशेष कर दिया था। हाल ही में बिहार का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखिए मूल में क्या है उसको न जान, हम यूपीएससी के एस्पिरेंट है, पीसीएस का एस्पिरेंट है, आप अधिकारी बनिएगा, तो ये मूल में कौन किस रूप से कर रहा है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके आयाम क्या निकल के उभर कर सामने आ रहे हैं। तो जितने भी सांप्रदायिक दंगे वो हिंदू के द्वारा किया जा रहा है या मुस्लिम के द्वारा या किसी अन्य पंथ के द्वारा किया जा रहा है, उसके मूल में इसका निर्णय जरूरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे जरूर केस स्टडी के तौर पर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, और ध्यान रखिएगा हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम मत कीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसको सीखने की, और दोनों को मैं लताड़ता हूँ, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी पंथ विशेष हो, मैं सबको लताड़ता हूँ। जहाँ गलत होते हैं उसको लताड़ूंगा, और सही होंगे उनका स्प्रिट भी करूंगा, उनको बधाई भी दूंगा, उनके लिए बेहतर बातें भी करूंगा। तो कोशिश करिए सभी लोग बेहतर करने का प्रयास, तो एनालिसिस में आपको बेहतर सुनने को मिलेगा, नहीं तो चीजें आपको और भी। अब देखिए यह आज पीटी फैक्ट है, इसको सारे जो भी अंडरलाइन पॉइंट किए हुए हैं उसको आप अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि पीटी फैक्ट यहाँ से बहुत प्रश्न उभर कर सामने आएंगे। जैसे यह टॉपिक आपको कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है, पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है, और यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में सतत विकास और प्रशासन के टॉपिक से यह जो न्यूज है उसको आप लोग को कवर कर सकता है। तो जितने भी स्टेट पीसीएस वाले एस्पिरेंट है वो अपने जीएस के पार्ट से भी टैली करा लेंगे। तो प्रश्न यहाँ यह है कि ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग और यूएनडीपी की रिपोर्ट, तो सबसे पहले पीटी फैक्ट में आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, यूएनडीपी क्या है, इसकी स्थापना
कब की गई और इसका लक्ष्य क्या है, वर्तमान में इसके द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, रिपोर्ट जारी किए जाते हैं यूएनडीपी के, और इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुका है, इसलिए कोई नई चीज़ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट, वो जरूर जवाब देंगे और नए स्टूडेंट जरूर सर्च करके भी जवाब दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि सामने वाला बताए तभी आप लोगों को सब चीज़ें जानकारी होंगी, कुछ चीज़ें सर्च करना सीखिए। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को सर्ची बनाना सिखाता हूँ ताकि विषम परिस्थिति में आप स्वयं उसका आकलन कर सकें। तो चलिए यहाँ ध्यान रखिएगा। इसी के संदर्भ में देखिए, सूखे की मार झेलते हुए उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले चित्रकूट और ध्यान रखिएगा झारखंड का खूंटी जिला प्रशासन ने अपने बेहतर प्रबंधन के लिए उपलब्धियां हासिल की हैं। तो ध्यान रखिए, नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएनडीपी है कि मानकों को, कई मानकों के आधार पर 75 प्रयासों को अचीवमेंट एट द रेट 75 शीर्षक के नाम से रिपोर्ट जारी किया गया है और इसको पुरस्कृत करने का प्रयास किया गया, इनको नाम दिया गया। अब यह किसके आधार पर, सतत विकास लक्ष्य 2030। अब देखिए, मैंने आपको कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ये बात बोला था कि सतत विकास लक्ष्य को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, उसके सारे 17 लक्ष्य को याद रखिएगा। अब कितने लोग किए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और पीडीएफ आपको क्या करना है, युक्ति है इसके ऐप पर कम्युनिकेशन ग्रुप है, वहां पर आप शेयर करके इसको दिखा सकते हैं कि हाँ मैंने किया है, लिखा है। नहीं तो देखिए होता क्या, एक ही टॉपिक बार बार आएगा, इसी से मेंस पूछ देगा, इसी से इंटरव्यू पूछ देगा, और जब पूछेगा ना तो आप केवल दीवार देखिएगा, छत देखिएगा, दीवार का जो छत होता है उसको देखिए। बच्चे में कैसे देखते थे कि बार बार मैं बोलता हूँ उन चीज़ों को करने को नहीं करते, फिर भी उससे प्रश्न पूछेगा तो देखिएगा दीवार में। अब मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये बात, अभी यूपी पीसीएस का एग्जाम है, उससे पहले बीपीएससी मेंस का एग्जाम है, यूपी पीसीएस पीटी का एग्जाम है, यूपीएससी पीटी का एग्जाम है। जो स्टूडेंट मेरी बातों को सीरियस लेकर नहीं करके गए होंगे और जो बातें सीरियस लिए होंगे, देखिएगा उनके बीच बस अंतर ये होगा कि जो लोग सीरियस होकर नहीं गए होंगे, जो बातें मैंने बताया है, वो केवल है ना छटपटाहट उनमें रहेगी कि काश मैं ये चीज़ें कवर कर लेता। क्योंकि देखिए क्वेश्चन की सीमा है, उस सीमा के अंदर आप रहकर सारे डायग्राम को देख लेते हैं ना, तो आपका एग्जाम का पीटी कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और मैं आपको वही चीज़ें सब सिखाता हूँ, वही चीज़ें बताता हूँ कि पीटी आपको निकालना कैसे है, तो जाके मेंस निकालिएगा ना। मेंस निकालने के बाद तब ना इंटरव्यू पहुँचिएगा। तो सबसे पहला पड़ाव जो है उसको समझने की जरूरत है, और इसलिए आप उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न ऐसे ही यहीं से पूछे जाते हैं, प्रीवियस चीज़ों से। कुछ करेंट के पार्ट है जो आप लोगों को कवर करने हैं। चलिए बात करेंगे यहाँ पर, इसी में आकांक्षी जिलों के खास तौर पर आपको गौर करना है। तो यहाँ पर देखिए, मेंस में प्रश्न पूछ सकता है, पीटी में भी प्रश्न पूछ सकता है, इंटरव्यू में। आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं, सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। सरकार के द्वारा, राज्यों के द्वारा किस प्रकार से कार्य दिशा की गई है, तो ये सब चीजें आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को कौन तैयार किया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो सुमन बेरी हैं उनके नेतृत्व में यह तैयार किया गया है। इसे भी आप लोग पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। और इसमें शामिल कौन कौन से थे, सामाजिक क्षेत्र का प्रभाव पड़ा हो, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण, खाद्य पोषण, महिला एवं बाल विकास, आजीविका कौशल विकास, सभी जो आपको गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, एसडीजी गोल 2030 है, उसी के आयाम यहाँ पर है। ध्यान रखिएगा, उसको आपको कवर करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ को अंडरलाइन किया, मैं आपको वहाँ पर बस अंडरलाइन का कुछ राज्यों का नाम बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आपको लिख लेना है, राइट डाउन कर लेना। इसका पीडीएफ आपको कम्युनिकेशन ग्रुप में भेज देना है ताकि मैं वहाँ पर एक बार रिव्यू कर लूँ, ठीक है। देखिए 2-3 चीज़ें याद रखिए कि अगर आप लोग पीडीएफ भेजते हैं, किसी कारणवश मैं व्यस्तता के कारण नहीं देख पाता उस दिन, इसका मतलब बिल्कुल यह मत लगाइएगा कि आपको पीडीएफ नहीं भेजना है। आप जिस दिन भेज दीजिएगा 10-15 पीडीएफ इकट्ठा हो जाएगा, मैं ऑटोमेटिक देख के उसे शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो आप लोग इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। लेना आपको क्या टेंशन है कि जो आपको होमवर्क दिया जाता है, जो स्टडी मटेरियल आपको बनाने के लिए दिया जाता है, तो आपको उसको शेयर करते रहना, एक्टिवेट मोड में काम करना है। चलिए, कौशल विकास के लिए ट्रांसजेंडरों के लिए कुछ प्रोग्राम चलाया गया था, इसे आप लोग जरूर लिखिएगा। गुजरात सरकार के द्वारा अपेक्षित समुदाय के लिए आजीविका शुरू की गई थी, उसे आप लोग जरूर लिखना है। कोरोना काल में ध्यान रखिएगा, बिहार में लौटे प्रवासी के लिए
बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया। पश्चिमी चंपारण में बेतिया में प्रशासन द्वारा शुरू किया गया जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना, इसे आप जरूर लिखिएगा। समाज कल्याण में नशा मुक्त भारत अभियान, हाल ही में मैंने आप लोगों को कवर किया था। पंजाब सरकार के द्वारा डिजिटल निरीक्षण की पहल की गई थी। आशा ऐप पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने में पाई सफलता, इस पर आपको चीजें कवर करना। राजस्थान सरकार द्वारा सामुदायिक और पोषण उद्यान प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, उसे जरूर लिख लेना है। कुपोषण आपको दतिया जिला ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का, मेरा बच्चा मेरा अभियान, और यही सब पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं। पूछ सकता है मेरा बच्चा अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था या किस जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया, तो मध्य प्रदेश दतिया जिला आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और किसके लिए था? कुपोषित बच्चों के लिए, पोषण के लिए संबंधित था। अब शिक्षा के संदर्भ में देखिएगा, मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला प्रशासन शुरू किया था शिक्षा सारथी योजना, तो यह भी आपको पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछेगा, इसे भी आप लोग कवर करना है। स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली में शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की गई थी डिजिटल स्कूल न जा सकने वाले बच्चों के लिए। फिर शैक्षणिक प्रगति के आकलन चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था कॉन्सेप्ट फिनिक्स मोबाइल, इसको भी आप लोग को याद रखना है। फिनिक्स मोबाइल कॉन्सेप्ट किसके द्वारा किया गया था, किस वर्ग के लिए किया गया था? गुजरात सरकार स्कूली शिक्षा विभाग के लिए एक विद्या समिति केंद्र के माध्यम से शिक्षुता को ऑनलाइन अर्थात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के चंदौली में ध्यान रखिए कृषि विभाग के द्वारा चावल की खेती के विकास के लिए किसानों की आय बढ़ाया गया, इसके संदर्भ में उनको पुरस्कार लिस्ट में शामिल किया गया है। हरियाणा के क्रॉप क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। असम में मत्स्य पालन विभाग के द्वारा मछली उत्पादन के साथ साथ धान के साझा खेती की ट्रेनिंग दी गई थी। उड़ीसा सरकार द्वारा मिलेट आपको मिशन चलाया गया था, मोटे अनाज पर मिशन चलाई गई थी। ये सब आप लोगों को पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है, कवर करना है चीजों को। यहाँ से बहुत से पीटी फैक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए एक और टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपसे पूछ सकता है। इजराइल के साथ हमारे बेहतर रिश्ते हैं तो लाजमी हो जाता है यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इजराइल के विदेश मंत्री कोहेन ने भारत के दौरे पर आए हुए हैं, तो 42,000 भारतीयों को मिलेगा रोजगार इजराइल में। अब यह क्या बला है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में क्या होगा कि भारतीय कुशल जो रोजगार है, मैं हमेशा आपको अभी कुछ के दिनों में कौशल विकास के बारे में केस स्टडी को पढ़ाया था, एनालिसिस किया था। कौशल विकास के संदर्भ में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1, 2, 3 को कवर किया था। कल ही 8 तारीख के ही न्यूज एनालिसिस में ये चीजें कवर की गई है। उसी में ध्यान रखिएगा कौशल विकास, जब भी कौशल होगा ना, जनता हमारी युवा कौशल होगी तो उनका डिमांड विश्व के अन्य देशों में होगा। तो इसमें देखिए इजराइल भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। समझौता कल ही हुआ इजराइल और भारत के बीच। 42,000 अभी शुरुआती दौर में भारतीय कामगार इजराइल में जाएंगे और निर्माण, वहां के निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और नर्सिंग क्षेत्र में कार्य करेंगे, तो इसके लिए चलाया गया है। समझौता हुआ है। ध्यान रखिए इजराइल के विदेश मंत्री भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को लेकर काफी वकालत की है, जबकि रक्षा मंत्री श्री कोहेन के माध्यम से इजराइल में रक्षा कंपनियों भारत में निवेश को संयुक्त निर्माण के लिए पेशकश की है। अर्थात FTA और रक्षा कंपनियों के अब बातें होंगी, उनमें कुछ समझौते होंगे, उस पर विचार किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ बातें और भी। I2U2 कॉन्सेप्ट जो हाल ही में आया है, जो भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका के संगठन के प्रगति के बहुपक्षीय मंचों के परस्पर सहयोग का उल्लेख की चर्चा की गई। पड़ोसी देशों क्षेत्रों के साथ यूक्रेन, इंडो पैसिफिक पर विचार आदान प्रदान किए गए। मोबिलिटी क्षेत्र पर समझौते किए गए, ये सब बातें की गई है। अब देखिए हाल ही में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना, $9 अरब रक्षा क्षेत्र के अलावा यह है। ध्यान रखिएगा आयात निर्यात की बात हो रही है। और इजराइल के विदेश मंत्री ने बताया बहुत जल्द हम लोग $20 अरब को पहुंच जाएंगे अपना द्विपक्षीय व्यापार। तो यह कहीं ना कहीं आपको इजराइल के संदर्भ में बातें कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक टर्मिनोलॉजी आया, मुक्त व्यापार समझौता अर्थात FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आया। इस पर मैंने पहले भी न्यूज एनालिसिस किया है। कब किया है? देखिए 28 अक्टूबर 2022 को किया है, जब ब्रिटेन के साथ FTA भारत करने के प्रयासरत में है। तो उसी के संदर्भ में 28 अक्टूबर 2022 को यह न्यूज एनालिसिस किया गया था। तो कुछ टर्मिनोलॉजी सारे चीज़ों को कवर किया गया था। तो क्या होता है मुक्त व्यापार FTA, उसके बारे में हम लोग चर्चा वहाँ किए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपको PDF में ये सब चीज़ें मिल जाएगी। FTA के
क्या होता है, समझौता क्या होता है, आर्थिक समझौता क्या होता है, व्यापक आर्थिक समझौता क्या होता है, सभी पर मैंने चर्चा किया था उस दिन। उसके बाद मुक्त व्यापार की अवधारणा संरक्षणवाद या आर्थिक जो अलगाववाद है उससे कहीं ना कहीं अलग कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स आइसोलेशन जो कॉन्सेप्ट है उससे कहीं अलग होता है। भारत द्वारा किए गए प्रमुख एफटीए कौन कौन से हैं उस पर भी मैंने चर्चा किया हूँ। तो दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता भारत के द्वारा साप्टा किया गया, भारतीय आसियान आर्थिक सहयोग समझौता CECA किया गया है, दक्षिण कोरिया आर्थिक व्यापार समझौता CEPA किया गया है, भारत जापान आर्थिक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपको CEPA यहाँ पर भी किया गया है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपको प्रश्न में पूछ सकता है और ये सब चीज़ें जानकारी होनी भी चाहिए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब तक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्टिव मैसेज कीजिए। UPI का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा और एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल स्टोर के लिए कोड दिया गया होगा OPQPK, तो आप इसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और गूगल प्ले स्टोर से लिंक आप लोगों को जरूर प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग उसे लाभ ले सकते हैं और बेहतर हमें मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें, नीचे आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ भी विवाहिक संरक्षण के हकदार सुप्रीम कोर्ट है। यूपीएससी के जीएस पेपर 2 न्यायिक निर्णय में आएगा ये टॉपिक। और समलैंगिक विवाह के बारे में लगातार चर्चा हो रही है, अपडेट यहाँ आया है, कुछ कुछ बातें आई हैं, तो क्या करना है, इसको एक बार नजर रखना है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, समलैंगिकता के संदर्भ में बातें की जा रही थी, तो अनुच्छेद 14 की बात हो रही है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग स्थान भेदभाव के निषेध की बात की। अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसे कॉन्सेप्ट के संदर्भ में भी बातें की उभरी है। तो ये सब सारी चीजें आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलना है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन आएगा उस दिन हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें। देखिए यहाँ अंडरलाइन करना मैं भूल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 8 कीर्ति चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए हैं, तो इसे आप लोग एक बार पीटी फैक्ट के तौर पर देख लेना है, ठीक ना। जैसे राष्ट्रीय राइफल के मेजर रैंक के एक अधिकारी 3 सहित कर्मियों को कीर्ति चक्र सम्मानित किया गया है, और भी बातें की गई हैं, तो इसको क्या करना है कि आपको पीटी फैक्ट के तौर पर कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए केस स्टडी के तौर पर इसे आप लोग याद रखिएगा, कानूनी अनिवार्यता के बिना किसी नागरिक को हिरासत में रखना अवैध है। यह हाईकोर्ट पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा ये बातें की गई है। मामला यह था कि पत्रकार भावना गुप्ता कोई थी, उन पर SC/ST एक्ट लगाया गया और कोर्ट ने कहा कि कानूनी अनिवार्यता के बिना किसी नागरिक को हिरासत में रखना अवैध माना जाएगा। और यह मामला क्या था, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 45 करोड़ का जो लागत से उनके आधिकारिक आवास के निर्माण में पुनर्निर्माण के मामले में रिपोर्टिंग कर रही थी ये व्यक्ति विशेष, और उन पर पंजाब में जाकर क्या हुआ SC/ST का एक्ट लगाया गया। ये सब मामले उभर कर सामने आए थे। तो क्या है कि ये केस स्टडी इस मामले में आया कि किसी व्यक्ति विशेष को हम किसी कानूनी अनिवार्यता के बिना भी रखते हैं तो क्या होगा, अवैध माना जाएगा न्यायालय के द्वारा। तो ये केस स्टडी के तौर पर आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं आपको काम देगा ये। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। चलिए बिहार में जातिगत जनगणना रोक लगाई, हाईकोर्ट का इनकार किया है, तो इस पर कुछ अपडेट आया है, तो उसे आप लोग को जानकारी रखनी चाहिए। जैसे राज्य सरकार, और जिस दिन जनगणना की बात हुई थी मैंने उस दिन बताया भी था कि जनगणना के पक्ष विपक्ष तो अलग मैटर है, पर अधिकार किसे प्राप्त है उसको सबसे इम्पोर्टेंट अहमियत होनी चाहिए। और इसमें बातें सही सामने आई, कोर्ट ने भी ये माना कि यह जनगणना का जो कॉन्सेप्ट है वो केंद्र के अधीन है, और इसके जातिगत जनगणना के आधार पर कहीं ना कहीं जनता के डाटा एनालिसिस कराया जा रहा था, जनगणना के ही पक्ष लिए जा रहे थे। तो यह कहीं ना कहीं रोक अभी फिलहाल लगाई हुई है, उस पर निर्णय जब होगा तो उस पर हम लोग बात विचार करेंगे। तो फिलहाल आपको ये जानकारी इकट्ठा रखनी है कि मामले क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए सच्चाई के सामने शुतुरमुर्गी रवैया है। देखिए 2-3 चीजें समझने की जरूरत है कि हमारा राजनीतिक सामाजिक धार्मिक है ना, धार्मिक विचारधारा किस रूप से प्रभावित है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी टर्मोलॉजी के संदर्भ में। यहाँ भारत में हकीकत यह है ना,
राजनीतिक तुष्टीकरण की बात हो, धार्मिक तुष्टीकरण की बात हो, या व्यक्ति विशेष के तुष्टीकरण की बात हो, सभी में क्या है कि हम सत्य को, है ना, सत्य को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर कोई घटना घटी है या घटी इस प्रकार से भविष्य में कभी घटने की संभावना व्यक्त की भी जा सकती है, तो हम एक सत्य के तौर पर इसे नहीं देखते हैं। तुरंत हम उसमें राजनीतिक एजेंडा तय कर लेते हैं, धार्मिक एजेंडा तय कर लेते हैं, व्यक्तिगत एजेंडा तय कर लेते हैं। और यही हमारी सच्चाई भी है, और यही व्यक्ति विशेष की भी सच्चाई है, या राजनीतिक पॉलिटिक्स पार्टियों की भी सच्चाई है। अब कैसे, ध्यान रखिएगा, मैंने बात किया था कि कश्मीर फाइल, जब ये मामला आया था द केरला स्टोरी के बारे में, उस दिन मैंने एनालिसिस में ये बात बोला था, आप लोग को शायद पसंद आए या न आए अलग मैटर है, पर हकीकत यही है कि कश्मीर में जो मामला हुआ था, जहां पर कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया था, नरसंहार किया गया था, आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में एक जगह है, वहां पर जो पीड़ित व्यक्ति हैं कश्मीर से, वो रहते हैं। आपको ढाका एरिया है, वहां जाके जाइएगा, मिलिएगा, दिल्ली में ढाका है वहां पर, तो समझ में आएगा कि हकीकत क्या है। मैं पर्सनली मिला हूं उन लोगों से, इसलिए मैं बातें बोल रहा हूं। तो जैसे मैंने जब आर सीए के बारे में जब मामला हुआ था, तो मैंने बताया था ना, मैंने उन लोगों से मिला दिल्ली में जो पाकिस्तान के हिंदू हैं, दिल्ली में आके बसे हुए हैं। बदर आपको इन क्षेत्रों में, जब आप वजीराबाद से ओवरब्रिज से जाते हैं और उसके बाद एक मोहल्ला आता है, उसके वहाँ पर घाट के बगल में बसे हुए, तो मैं उन मोहल्लों में जाके भी उन लोगों से मिला हूँ। तो हकीकत, धरातल पर सच्चाई यह है, आपके एसी रूम में बैठ के बोल देने मात्र से क्या समझ, जो सच्चाई वो कहीं छुप जाएगा? नहीं छुपेगा, आपको धरातल पर उतरना होगा। तो मान लीजिए ऐसी कोई भी घटना 1% भी हुई हो, मान लीजिए, हम 100% की बात तो छोड़ ही दीजिए, भी हम 99% की बात ही नहीं कर रहे, केवल 1% ही हम बात कर रहे हैं। ऐसी कोई भी घटना, मान लीजिए 32,000 लड़कियां रही है या नहीं रही, अलग मैटर है। किसी एक व्यक्ति विशेष बच्ची का भी इस तरह कन्वर्जन कराकर कहीं समूह में भेजा गया, ऐसे ISI के समूह में भेजा गया, उसको और भी लफ्ज यहाँ जैसे कॉन्सेप्ट फंसा के उसको भेजा गया और आत्मघाती हमलावर बनाया गया, एक व्यक्ति विशेष को भेजा गया, तो क्या उस वर्ग के व्यक्ति के समूहों का यह कर्तव्य नहीं बन जाता हकीकत तक पहुंचने के लिए? उस समूह के जितने भी संगठन हैं, इस्लामिक संगठन जितने भी हैं इस्लाम जगत के, उन सभी संगठनों का यह दायित्व तो नहीं बन जाता है उसकी समीक्षा हम करें? तीसरी, उस राज्य सरकार या अन्य राज्य सरकारों का यह कर्तव्य नहीं बन जाता है कि हम उसकी सच्चाई को जानने का प्रयास करें, और ऐसा है तो उसका खंडन करें या उसके रोकने के लिए हम कुछ प्रयास करें? जो व्यक्ति विशेष चला गया, उसका पुनर्वास किस हद तक हो सकता है, इस पर कभी विचार किसी ने किया? नहीं। तो यहाँ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो कॉन्सेप्ट है ना कहीं हमारे लिए आत्मघाती होते हैं, और यही शुतुरमुर्ग रवैया कहलाता है। जब आपके एजेंडे में फिट होगा तो आप उस पार्टी विशेष वर्ग विशेष को बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट कीजिएगा, नहीं तो नहीं। हाल होगा पूरा मीडिया, शाहरुख खान की मूवी कौन, पठान आई थी ना, हाल में पठान आई थी, उसका बैकआउट कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो पूरा मीडिया से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर बड़े बड़े हस्ती लोग ने, पंजाब बंगाल से लेकर पूरा साउथ तक क्या किया, सपोर्ट में आए और बातें कर रहे थे। तो क्या वही फिल्म, उनका आधार क्या था कि यह मौलिक अधिकार है विचारधारा को बढ़ाने के लिए, भगवा जो बिकनी था उस पर जो कॉन्सेप्ट आया था, यह विचारधारा का है, और ऐसा कुछ ने आहत नहीं किया गया है। एक फिल्म के लिए ऐसी रवैया हो सकता है लोग विशेष, पार्टी विशेष का, तो इसी फिल्म, एक केरला स्टोरी के लिए अलग राय कैसे हो सकती है? सबसे पहले तो ये तय करना सीखिए कि एक फिल्म बन रही है और फिल्म का कंटेंट क्या है। एक कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, सभी व्यक्ति विशेष के लिए सही है, अरे इसी एक फिल्म का कंटेंट है किसी पार्टी विशेष या किसी धार्मिक विशेष के लिए विरोधी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम या तो आप राय देना छोड़ दीजिए, फिल्म को दर्शकों पर छोड़ दीजिए कि हाँ फिल्म किस रूप से उसे देखेगा, किस रूप से अडॉप्ट करेगा, या किस रूप से वो प्रतिक्रिया देगा, दर्शकों के लिए छोड़ दीजिए। आप अपनी राजनीतिक रोटियां, अपने राजनीतिक एजेंडे को
अपने तरीके से सॉल्व करना सीखिए, अपने क्षेत्र में जाइए, लोग जनता के हितों के लिए काम करिए। इस प्रकार हर 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 केस के लिए वकील बनने का प्रयास नहीं कीजिए, नहीं तो आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़े आपको आपको नंगा करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा एक कुनबा किसी विशेष के साथ जब एक फिल्म आता है उसके साथ खड़ा हो जाता है, और एक कुनबा ऐसा है, वही जो खड़ा हुए लोग व्यक्ति जो अपने आप को प्रबुद्ध व्यक्ति बोलते हैं, एक फिल्म के साथ खड़ा ना होकर विरोध करते हैं, केवल इस मात्र के लिए कि उसने कुछ बातें रखी है सामने और सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया है। अगर किसी को सच्चाई जानने की कोशिश है तो केरला जाइए, आप लोग केरला जाइए, केरला की केस स्टडी देखिए, केरला में जाइए, उन परिवारों से मिलिए कि हाँ ये हकीकत है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मानहानि का केस ठोकिए, जितने लोग द केरला स्टोरी बनाए हैं कि राज्य की छवि खराब की। अब केरल सरकार जिस राज्य का नाम है उस सरकार ने प्रतिबंधित नहीं किया। अब बताइए कि पश्चिम बंगाल में है, प्रतिबंध लगा रहे हैं लोग, और भी राज्यों में प्रतिबंध की बात हो रही है। तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है हम किस संदर्भ में चीजों को लेकर। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब द केरला स्टोरी की आईएएस की कारगुजारी दिखाई गई तो उससे किसी की आपत्ति क्यों होनी चाहिए? अगर जो भी कार्य वो आईएएस कर रहा है, आईएसआई कर रहा है, उसके संदर्भ में जो बातें की गई है उस पर किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? सबसे पहले या तो आतंकवाद का जो कॉन्सेप्ट है आप उसे नहीं समझ रहे हैं। आतंकवाद जब बम फोड़ेगा ना तो आपका घर नहीं देखेगा ना मेरा घर देखेगा, वो केवल इस क्षेत्र में बम फोड़ेगा। इस क्षेत्र में जितने लोग रहेंगे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मुख्यमंत्री पीएम सीएम डीएम कोई भी रहेगा ना तो इस क्षेत्र में वो मरेगा ही। तो ये चीज समझिए ना कि आतंकवाद के कॉन्सेप्ट क्या है और हम राजनीतिक एजेंडा या व्यक्तिगत एजेंडा कैसे सिद्ध कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करने का जरूरत है। अब मुस्लिम संगठनों को बिल्कुल यह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईएस के खिलाफ फतवा जारी करते समय उन्होंने यह कहा था कि इस आतंकी संगठन इस्लाम से तो कोई लेना देना नहीं है। अब बताइए, जब गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट आता है तो भी मुस्लिम समुदाय, जो प्रबुद्ध मुस्लिम समुदाय को लेना देना नहीं होता है। जब 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 नारे लगाए जाते सर तन से जुदा तो भी आपको धर्म विशेष से लेना देना नहीं होता है। तो सबसे पहले आप यह जवाबदेही तय कीजिए मुस्लिम समुदाय के जो भी लोग हैं कि आपका स्टैंड क्या है। जब कत्ले आम शुरू किया जाएगा तो उसमें आपका स्टैंड है नहीं, आपके व्यक्ति विशेष लोग जुड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है, छिपा हुआ नहीं है, एकदम फैक्ट बात है। आप सच्चाई को एडॉप्ट करना सीखिए सभी लोग, और इसको सुधार करने की कोशिश करने का प्रयास करना चाहिए। हम एक बेहतर समाज निर्माण करने की कोशिश करेंगे ना हमेशा। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष, कोई नाम विशेष जाता है तो कितने उस वर्ग के लोग आके खड़ा होते हैं कि नहीं गलत बात है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम बेहतर समाज निर्माण के लिए काम कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यह कंडेम्ड कितने लोग करते हैं, सीधे क्या बोलते हैं जब इनका नाम आता है? बताइए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर गिराया गया तो जो गिराया उसको बहुत से लोग क्या कहते हैं, शहीद बोलते हैं। अर्थात जो ओसामा बिन लादेन क्या है, ओसामा बिन लादेन एक शहीद, उसको जब उसकी मारा गया उसको शहीद बोला जाता है। उसने कितने व्यक्ति विशेष का, देखिए राजनीतिक पीछे उसका क्या कारण था, किस रूप से वो उसने काम किया, वो इम्पोर्टेंट तो है ही, पर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि उसने उन अनजान लोगों को मारा जिससे उससे लेना देना नहीं है। अमेरिकी नीति से कोई लेना देना नहीं है, ओसामा बिन लादेन का नीति से कोई लेना देना नहीं है, और उस व्यक्ति विशेष को मारा गया। उस निर्दोष लोगों का जवाबदेही कौन लेगा उसकी हत्या का? जब तक यह नहीं सीखा जाएगा इस संगठन के द्वारा, इस मुस्लिम समुदाय के द्वारा, कि जो धर्म विशेष के नाम पर, नारे विशेष के नाम पर, या किसी कॉन्सेप्ट के, अल्पसंख्यक या दलित जो लोग हैं विचारधारा के कॉन्सेप्ट पर जब हम मार काट करते हैं, जब तक हम इसका विरोध प्रदर्शन स्वयं नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों को सही नहीं कर पाएंगे। मामला यहीं फंस जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जब इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी इसके एवज में तो क्या करेंगे कि हम प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे। आपको याद होगा बुरहानी का जो कॉन्सेप्ट था, बुरहानी जब मरा था कश्मीर में तो वहां पर लाखों कश्मीरी जुटे हुए थे। अब वो बंदूक AK-47 लेकर लोगों की हत्या कर रहा था
और उसके जनाजे में लाखों लोग जब शामिल थे, तो इनकी मंशा को यह समझने की जरूरत है तो क्या राज्य सरकार से आप बंदूक लेकर आधार पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं या लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं अफगानिस्तान से देता हूं आप लोगों को। अफगानिस्तान में क्या है कि अलकायदा क्या था, पहले एक आतंकवादी समूह था, उसके बाद उसने विरोध प्रदर्शन किए, उसके बाद जो सरकार थी अफगानिस्तान के उस पर सत्ता हथिया लिया। अब वो हथियार के बल पर सत्ता स्थापित किए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा यह कब तक स्टैंड कर पाएगा। जब लोग, उसी देश के लोग जब तक खुले माहौल में जीना नहीं सीखेंगे तब तक कोई सिस्टम एक्सटेंड कर पाएगी। साथ ही समझिएगा भारत पाकिस्तान का मामला, भारत में जितने लोग हैं, जितने पंथ है, धर्म है, सबको स्वच्छंदता दी गई है कि वो अपने तरीके से जिए। वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान का मामला देख लीजिएगा, वहां पर कोई भी प्रधानमंत्री ने अपना खास टर्मोलॉजी पूरा नहीं कर पाया, राजनीतिक गृह युद्ध वहां हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा यही सब मुद्दे आपको सत्य को तलाशने की जरूरत है कि वास्तविकता क्या है। नहीं तो क्या होंगे कि जब कश्मीर के जैसे हालात हुए थे तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की अपनी रपट में यह नहीं कह दिया, यह यहाँ तक कह दिया कि डर के माहौल में रंगदारी के कारण क्या हिंदुओं का पलायन किया गया है। आप सोच के देखिएगा, हिंदुओं की कत्ल कश्मीर में की गई, आरा मशीन पर काटा गया, बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, और उसके एवज में राजनीतिक एजेंडे के तौर पर जो भी समूह थी, आयोग थे, उसके उसके रिपोर्ट में ये सब बातें की गई थी, और उससे जो प्रताड़ित व्यक्ति विशेष है उसकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। यही राजनीतिक दोहरापन है, आपको शुतुरमुर्ग चाल कही जाती है। आप है ना इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत कोशिश कीजिएगा, और कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रल व्यू कायम कीजिएगा। जो गलत है गलत के साथ मत दीजिए, सत्य है सत्य के साथ खड़ा रहिए, और सच्चाई को एडॉप्ट करने का, एक्सेप्ट करने का मानदा रखिए ताकि चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सके। अब देखिए बाढ़ से निपटने के लिए स्पंज सिटी कॉन्सेप्ट है, आपदा प्रबंधन में काम देगा। चीन के जो शहर है, बाढ़ के विकराल होती है समस्या को कम करने के लिए सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने क्या किया, स्पंज सिटी अर्थात तैरते हुए आपको स्पंज सिटी के कंसेप्ट डेवलप किया है इसने। 2030 तक अपने 80% शहरी इलाकों में स्पंज सिटी के रूप में तब्दील करने का लक्ष्य रखा ये, और इसका कॉन्सेप्ट है ऑकलैंड, नैरोबी, न्यूयॉर्क, कार्डिफ, टोरंटो जैसे शहरों में सफल हो। स्पंज सिटी की अवधारणा सर्वप्रथम 2013 में चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय प्रोफेसर कोंग जियंग यू के द्वारा गढ़ा गया। अब इनका तात्पर्य उन शहरों से था जो बारिश में पानी का अवशेष करने के लिए प्रकृति के साथ काम करते, अर्थात स्पंज सिटी बाढ़ प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और जल विकास निकासी प्रणाली के लिए बेहतर प्रबंधन का काम करते हैं, तो उसे स्पंज सिटी करने। अर्थात मान लीजिए भू क्षेत्र में वर्षा की जल हो रही है, तो इस भू क्षेत्र में कितना बेहतर पानी सोखने की टेक्निक डेवलप की गई है। जैसे हम किसी स्पंज को रखते हैं, कहीं पानी गिरा हुआ, कोई लिक्विड गिरा है, उसको रखते तुरंत सोख लेता है ना, और उस एरिया को सूखा बना देता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यह डेवलप किया गया है। तो हम कितना बेहतर मॉडल तैयार कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन निपटने के प्रकृति क्या आधारित यह समाधान दे सकता है, वर्षा अनुमानित संचयन, जल भरण जैसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान है, रिपोर्ट आया था, उसमें बातें की गई थी कि 2030 तक क्या है कि 2030 से 35 तक देश में क्रमशः 54.537% जो है और 67.5% आबादी शहरों में निवास करेगी। या जलवायु परिवर्तन के शहरी अर्थव्यवस्था के रूप में बसाने का जो कॉन्सेप्ट है, जलवायु व्यवस्था, ये सब आपको मुद्दे देखने को मिलेंगे। तो इसमें स्पंज सिटी एक बेहतर प्रबंधन का काम कर सकता है, इसके लिए जरूरी है। देखिए क्षेत्रवाद की राजनीति में फंसा दूध उद्योग, यह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर बात हो रही है, अंडरलाइन किया हुआ है, उसे आप लोग देखिएगा। यहाँ पर जो चीजें आपको समझने की जरूरत है, संपदा है ना या एसेट, ध्यान रखिएगा,
किसी क्षेत्र विशेष की मोहताज नहीं होती, किसी वर्ग विशेष का मोहताज नहीं होता, किसी समुदाय विशेष का मोहताज नहीं होता है। उस पर संपदा का, एसेट का उपयोग देश के सभी कण कण के लिए होना चाहिए, मेरा यह मानना है। अब रही बात अमूल और नंदिनी दूध के मामले में, हुआ क्या था देखिए, ध्यान रखिएगा, यह अमूल दूध हो या किसी भी ब्रांड का दूध हो, या नंदिनी दूध हो या किसी ब्रांड का दूध हो, किस क्षेत्र में बिकेगा, किस क्षेत्र में नहीं बिकेगा, किस क्षेत्र में उसकी प्रधानता बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, यह कंज्यूमर पर डिपेंड करता है, न कि किसी राजनीतिक पार्टी के बयानबाजियों पर, किसी व्यक्ति विशेष के बयानबाजियों पर, या किसी संगठन के तकनीकी पहलुओं पर जोर देते हुए क्या करना है, इसको बढ़ावा देने के लिए इन सब चीज़ों को कवर करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को कि नंदिनी ब्रांड और अमूल का विवाद क्या है। तो कर्नाटक दूध संघ जो है ब्रांड नंदिनी और गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ का जो ब्रांड है अमूल के बीच विवाद में कांग्रेस, जेडीएस और विपक्षी दलों के बीच कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ है, घमासान चला हुआ है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, और यह मुद्दा क्षेत्रीय, कर्नाटक की क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा बनाकर भाजपा सरकार के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब हम एलपीजी के दौर में गुजर रहे हैं ना, तो यह क्षेत्रवाद का कॉन्सेप्ट जो है वह नगण्य हो जाता है। जिसमें बेहतर प्रोडक्शन का मामला होगा, जो बेहतर कर सकता है वो क्या करेगा, वो उस क्षेत्र पर अपना व्यापार करेगा। ये चीज़ें समझ में होनी चाहिए। अब यहाँ ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। ग्लोबल विलेज की परिभाषा हम लोग देते हैं, हाल ही में देते हैं। तो हमारे कतिपय राजनीतिक दल अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए क्षेत्रवादी मानसिकता का पोषण करने में जो राजनीतिक से ऊपर नहीं उठ पाते। अर्थात हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और हम कहाँ फंसे हुए हैं, हम फंसे हुए हैं मानसिक क्षेत्रीय राजनीतिक में, या तो मानसिक अपंगता के तो शिकार हम लोग बने हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि मामला क्या था। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में एक मेगा डायरी उद्घाटन के दौरान ये बातें बोली। क्या बोली थी कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी स्थापित करने की दिशा में काम करेंगे, और 3 साल के अंदर यह किसी भी गांव में नहीं बचेगा कि प्राइमरी डायरी नहीं होगा। तो देखिए, प्रथम दृष्टि आपको क्या लग रहा है कि हाँ, कोई दो कंपनी है और दोनों अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए, उनके सहयोग से क्या करना है, हम प्राइमरी डायरी स्थापित, जिससे किसानों को, जो दूध उत्पादक किसान हैं, जो दूध उत्पादक लोग हैं, उनको लाभ पहुँचे और हम लोग विपणन बेहतर कर सके, इकट्ठा कर सके, और दूध की आपूर्ति हम लोग बेहतर तरीके से कर, यही प्रथम दृष्टया लगता है। अब इसमें विवाद क्या नजर आ जाता है, तो भाजपा सरकार के जरिए कर्नाटक जो नंदिनी ब्रांड समाप्त करने का प्रयास की जा रही है, ऐसा उन पर आरोप लगाया गया कांग्रेस के द्वारा। अमूल के एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी गई कि बेंगलुरु में दूध और दही उत्पादों के ऑनलाइन आपूर्ति करेगा। तो यह मामला, अब देखिए बात है, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, क्या एक क्षेत्र में आप बिहार की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र या देश के किसी भी राज्य में, क्या केवल एक ही ब्रांड उस देश में काम कर रहा, उस क्षेत्र में काम कर रहा दूध का? नहीं, सभी एक या एक से अधिक काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो क्या आप समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर, तो हम किसी क्षेत्र विशेष में इस प्रकार से रोक लगा सकते नहीं। तो इंटरनेट मीडिया पर क्या हुआ, बाइकआउट अमूल, गो बैक अमूल जैसे हैशटैग ट्रेंड किए हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सच्चाई जानने की कोशिश किए। यह दूध उत्पादक जो संघ है के बीच आपस में एक अलिखित समझौता होता है कि एक सहकारी संघ दूसरे सहकारी संघ के क्षेत्र में दखल नहीं देंगे और दूसरे राज्यों में पैर नहीं पसारेंगे। लेकिन इस मामले में स्थिति भिन्न है। बेशक देश में दूध उत्पादकों के बाजार पर अमूल वर्चस्व, लेकिन कर्नाटक में स्थिति अलग है। ध्यान रखिएगा, यह अलिखित समझौता होता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए राज्य है, ये बिहार का हम एग्जाम्पल लेते हैं, और या तो दिल्ली का ले सकते हैं। तो बिहार में आपको 2 ब्रांड, आपको 3-4 ब्रांड मिल जाएगा, जैसे सुधा मिलेगा, अमूल मिल जाएगा, आपको राज दूध मिल जाएगा, और भी एक दूध की ब्रांड आई है हाल ही में।
तो सभी क्या अलिखित घोषित है कि हम दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएंगे। तो मुझे आप ये बताइए कि कस्टमर डिमांड करेगा हमको राज दूध चाहिए, राज कंपनी का दूध चाहिए, तो दुकानदार क्या करेगा, राज कंपनी का दूध रखेगा या केवल अमूल का रखेगा या सुधा दूध का रखेगा? तो आपको सभी का रखना होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला कस्टमर इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर। अब नीतियां आप किस रूप से करती है, अब बात यहाँ तक दूध सस्ता होना कारण एक भी ये है कि नंदिनी बहुत मजबूत है कर्नाटक में, उसके पीछे क्या है कि दूध सस्ता है। तो कर्नाटक अमूल के मुकाबले नंदिनी का दूध कीमत बेहद कम है। तो ध्यान रखिए कीमत कम क्यों है, कीमत कम इसलिए है कि नंदिनी को क्या मिलता है, सब्सिडी दिया जाता है, उसको इंसेंटिव दिया जाता है सब्सिडी के तौर पर। कर्नाटक सरकार द्वारा सब्सिडी के साथ साथ इंसेंटिव भी देती है, एक मुश्त धनराशि देती है, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो सब्सिडी जारी रहती है। यह इंसेंटिव राशि बढ़कर 1200 करोड़ रुपया। तो सोच के देखिए अमूल को किसी प्रकार का इंसेंटिव नहीं मिलता है, पर यहाँ नंदिनी को मिल रहा है 1200 करोड़ रुपया, तो उसका मूल दूध का कीमत तो कम होगा ही ना। अब ध्यान रखिएगा, अब कर्नाटक दूध कीमत कम रहती है, तो यहाँ पर यदि कोई दल कहता है कि अमूल के आने से कर्नाटक में नंदिनी बाजार खत्म हो जाएगा, तो उसकी राजनीतिक धूर्तता के अतिरिक्त क्या कह सकते हैं। अब मान लीजिए हम उपभोक्ता, ए नाम का कोई उपभोक्ता, अमरसर उपभोक्ता है, एक दूध मिल रहा है, उसी क्वालिटी का दूध मिल रहा है 62 रुपया में। अभी अमूल दूध का दाम है ना 64 रुपया भी है मिनिमम। अमूल आपको कौन सा क्रीम दूध का, और नंदिनी का दूध आपको मिल जाएगा 52 रुपया में, वही ब्रांड, वही क्वालिटी, वही पैरामीटर पर। तो अमर सर कौन सा दूध खरीदेंगे, नंदिनी खरीदेंगे या अमूल खरीदेंगे? मैं नंदिनी खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। हाँ, अब दूसरा तरीका ये होगा, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास लाखों रुपया है, करोड़ रुपया है, तो मैं अब हाइजेनिक पर जाऊंगा कि बेहतर हाइजेनिक कौन सा दूध देता है, कौन सबसे अच्छा दूध मुहैया कराता है, मैं लेब में चेक करवा के दूध लूंगा। इसमें मैं अमूल या तो कोई और ब्रांड पर जाना प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर उपभोक्ता के क्रय शक्ति पर डिपेंड करेगा कि कौन से ब्रांड को अपने क्षेत्र में ना एग्जिस्ट करने देगा वो, है ना। तो ये चीजें विवाद अगर होता है तो किसी पार्टी विशेष द्वारा किया जा रहा है, तो राजनीतिक धूर्तता का अतिरिक्त नहीं समझा जाएगा, राजनीतिक हित पूर्ति करने के सिवा कुछ और नहीं समझा जाएगा। और कुछ हालिया दशकों में जो चीजें हो रही हैं, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु और दक्षिण भारत के बाजार में अपने ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए हम रोजाना नंदिनी के 30 से 35 हजार लीटर आइसक्रीम खरीदते हैं। अमूल के द्वारा यह ट्वीट करके उनके मैनेजर के द्वारा, जयन मेहता प्रबंध निदेशक के द्वारा यह बात की गई है। अब देखिए यहाँ पर कि अमूल या कोई भी कंपनी मान लीजिए प्रोडक्ट बना रही है, दूध के अलावा बहुत से प्रोडक्ट बनाते हैं, तो भारत के किसी भी कोने में चल जाइए, मान लीजिए अमूल गुजरात में है, अमूल के प्रोडक्ट बिहार में मिल रहे हैं, साउथ में मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में मिल रहे हैं, दिल्ली में मिल रहे हैं, लद्दाख में मिल रहे हैं। अब देखिए अमूल का जो भी आउटलेट है उसमें कुछ कमी हो जाए प्रोडक्ट का और डिमांड ज्यादा हो, तो अमूल क्या करेगा, लोकल जो भी कंपनियां होंगी, दूध उत्पादक कंपनियां, उससे अपना टाई अप करेगी और उससे डिमांड सप्लाई करने की बात करेगी। ये चीज होता है। या तो मान लीजिए नंदिनी ही दूध को ले लीजिए, नंदिनी क्या करेगी अपने आउटलेट पर, उसे अगर डिमांड है नंदिनी ब्रांड का, कस्टमर ब्रांड करे, तो क्या अमूल से कांटेक्ट नहीं करेगा, करेगा ही। तो यहाँ पर व्यापार में इतने न्यून स्तर पर विचारों को विकसित नहीं करना चाहिए। यह विचारधारा का जो कॉन्सेप्ट है ना, व्यापार में नहीं चलता। व्यापार में कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है और सप्लाई कैसे हो रहा है, इस पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। डिमांड क्वालिटी बेस कर रहा है तो लोग पैसे भी देंगे। याद होगा आप लोगों को, पहले क्या होता था, हम लोग शाम के वक्त चना खाते थे, भुंजा हुआ चना खाते थे ना, हम लोग का डाइट फूड यही हुआ करता था पहले, आज से 15-20 साल पहले। शाम को चना या तो भुंजा, जिसको बिहारी लैंग्वेज में बोला जाता है, या आप लोग की तरफ जो अनाज को भूंज के बनाया जाता है, हम लोग खाते थे। आज शाम का लोगों का डिनर क्या हो गया, शाम को लोग क्या खाना चाव करते, पिज़्ज़ा, बर्गर, या तो किसी आउटलेट में जाके फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। तो बताइए कि जब कस्टमर का डिमांड है शाम को खाने के लिए पिज़्ज़ा, बर्गर या किसी प्रकार का फास्ट फूड,
तो यह कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा, चना या इस प्रकार से फूड, मोटे अनाज नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से डिमांड क्या है, सप्लाई क्या हो रहा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है। इस पर चीज़ों को समझने की जरूरत है। क्लियर। अब नेक्स्ट याद रखिएगा, अब इससे नुकसान क्या होगा। तो देखिए, हम G20 सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, सारा विश्व को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। और क्या बात करते हैं हम लोग, भारतीय दर्शन पर विश्व एक परिवार का संदेश दे रहे हैं। पर वहीं पर क्या है, राज्य में दूध सरकारी क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दे पर झगड़ा कर रही है, खड़ा है, लड़ी हुई है, पार्टियां विशेष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर। इससे क्या होगा, नुकसान होगा कि हमका विजन, जो हमारा वैश्विक विजन है, कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। लोग इसको जानेंगे मीडिया के तौर से, तो ये कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब एक रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट में बताई उज्ज्वला की सच्चाई। 67% ग्रामीण घरों में अभी भी लकड़ी और उपलों पर बनाया जा रहा है खाना। यह रिपोर्ट आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 सरकारी नीतियां और लोक हित के मुद्दे से संबंधित टॉपिक में पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि क्या ऐसे कारण है जिसके आधार पर लोग अभी भी 67% ग्रामीण अपने जो ट्रेडिशनल जो ऊर्जा का स्रोत है उसी को उपयोग में लाए हुए। उसके पीछे 2-3 कारण है कि एलपीजी का महंगा होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं, इन सब चीज़ों को कवर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हो सकता है अब समाप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग फिर कल मिलते हैं। तब तक को क्या करना, आप लोग को युक्ति है इसका ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से। और एप्पल स्टोर के लिए कोड दिया रहता है, कोड आप यूज़ करिएगा एप्पल स्टोर पर। और वहाँ से लिंक शेयर किया गया दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का की नोट्स के लिए, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और परचेज कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।